स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में, जहां आपको मिलती है आपके काम की जानकारी। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं DRDO की एक नई वैकेंसी आई है। सेप्टेम्बर 10 के थ्रू यह वैकेंसी आई है, जिसमें करीब 1900 पोस्ट हैं। और इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है या आप ITI कर चुके हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं, स्पेशली BSc, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यह DRDO जैसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है, जिसे कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, एज क्या है, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, इसके साथ ही एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने चरणों में परीक्षा होगी, और भी तमाम जानकारियाँ। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम आपको टोटल गाइड करने वाले हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपको इस वीडियो का लाभ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है आज? सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, उसके बाद डिफरेंट पोस्ट और उनकी वैकेंसीज़, क्वालिफ़िकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या है, पे स्केल कितनी है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, ज्वाइन करते हैं तो क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और सर्विस कंडीशंस क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, आपके घर से नज़दीक है या दूर, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करें, किन किन कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। एग्ज़ाम डेट्स कब हैं और एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे। फिर यहाँ मैं आपको बताऊँगा एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होंगी, जैसे कि फर्स्ट टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है, फिर टीयर 2 होते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल्स होते हैं, जो भी होते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर हम देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और लास्ट में आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। क्या क्या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने आपके लिए दिए हैं, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो 23 सितंबर 2022 जो है वो बहुत ही क्रूशियल डेट है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपके जो भी एज रिलैक्सेशन के बाद भी आपके जो भी एज होते हैं टोटल, वह 23 सितंबर 2022 तक पूरे होने चाहिए। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। 3 सितंबर को 10 बजे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 23 सितंबर को शाम 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। और टीयर 1 के एग्ज़ाम के डेट अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, वे वेबसाइट पर बाद में किए जाएंगे। इसमें हम देखते हैं पोस्ट क्या है। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिन्हें STA-B भी कहते हैं, ये ग्रुप B की पोस्ट हैं। इनकी 1075 वैकेंसीज़ हैं। और टेक्नीशियन A की जो वैकेंसी है, इसमें 826 पोस्ट हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं, इनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, वे लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यह ITI वालों के लिए है टेक्नीशियन। तो पहले हम बात करते हैं जो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी पोस्ट हैं। जैसे ये एग्रीकल्चर, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, BSc इन एग्रीकल्चर। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसी तरह बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए टोटल कितनी पोस्ट है। तो आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसके अगेंस्ट यहाँ पर वैकेंसी चेक कर पाएँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स में BSc, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मेटलर्जी, इन सब में डिप्लोमा।
फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएससी, फोटोग्राफी में बीएससी, फिजिक्स बीएससी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बीएससी, साइकोलॉजी बीएससी, टेक्सटाइल बीएससी डिग्री इन टेक्सटाइल, जूलॉजी बीएससी डिग्री इन जूलॉजी। तो यह है टोटल पोस्ट डिटेल्स। यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 1075 पोस्ट हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे इनके पे स्केल और एज लिमिट की। तो इन्हें जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले हैं ये लेवल 6 पर ज्वाइन करेंगे और इनकी सैलरी होगी 35,400 से 1,12,400 7th पे कमीशन के अनुसार। और एज लिमिट जो है वह है 18 से 28 साल, 23 सितंबर तक। 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष पूरा हो चुका होना चाहिए। और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार SC, ST, OBC और भी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं सबके लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, ये मस्ट है। और यहाँ पर एक बात जो है, अगर आप परसू कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके रिजल्ट्स अगर वेटिंग में है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका रिज़ल्ट आ चुका होना चाहिए। साथ ही अगर आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप MSc, BTech, BE, PhD कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका वह कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका कोर्स रनिंग में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं जो ITI वालों के लिए है, टेक्नीशियन की पोस्ट। तो इनमें ITI जो है डिफरेंट ट्रेड्स में होनी चाहिए, जैसे ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, COPA, ड्राफ्ट्समैन, DTP ऑपरेटर, सबके लिए यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। फिर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, फीटर से, ग्राइंडर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, डीजल मैकेनिक, मिल राइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। फोटोग्राफर्स के लिए भी आपके ITI फोटोग्राफर ट्रेड से होने चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, सबके लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। सभी लोग DRDO में जा सकते हैं। अब बात करेंगे पे स्केल की। तो पे स्केल जो है लेवल 2 के अनुसार रहेगा 19,900 से 63,200 रुपये 7th पे कमीशन के अनुसार। साथ ही एज जैसी सीनियर पोस्ट के लिए है, एज इसमें भी इतनी ही है, 18 से 28 साल तक। और SC, ST, OBC सभी कैटेगरीज के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है। साथ ही आपका 10th होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए। ये सब यहाँ पर मस्ट है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ और सर्विस कंडीशन की। तो यहाँ पर सैलरी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। सैलरी के साथ ही आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, जैसे डियरनेस अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, CSD फैसिलिटी और भी बहुत सारे अलाउंसेज मिलेंगे। साथ ही इनके अपने क्वार्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे जगह पर होते हैं। उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे जनरल एमिनिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज़, ये बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं। तो वे सब आपके घर के पास ही होंगे। ऐसे जगह पर आपको क्वार्टर की फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही इन्होंने दे रखा है कि जब भी चाहें आपको जहाँ पर भी जॉब के लिए भेज सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपको जाना होगा। ये सर्विस की कंडीशन है। बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैंने तो डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको बता ही दिया क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब कंप्लीट होने चाहिए। आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते समय प्रस्तुत करने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको NOC ले जाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर इसे रोककर ये सारी डिटेल पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, मैंने संक्षेप में बता दिया है। अब अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए अप्लाई आप पहले सेटिस्फाई हो जाएं, आप सारी क्वालिफिकेशन, सारी पात्रताएं पूरी कर पाते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपका यहाँ पर
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आप यहाँ ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, जिसके लिए इनकी वेबसाइट drdo.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी डेट जो है वह 23 सितंबर को शाम को 5 बजे तक है, लेकिन इन्होंने बोला है यहाँ पर क्लियरली कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि तब बहुत सारे सर्वर के इशू हम देखते हैं, तो इसलिए आप पहले अप्लाई कर दें, वह ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप किसी भी रीज़न से अपना पेमेंट नहीं कर पाते या फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, तो ये इनके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। साथ ही इन्होंने दे रखा है कि आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें और अपना बेसिक डिटेल डालें। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप अपने मेल आईडी पर अपना एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड पाएंगे, जो आप भविष्य के लिए संभाल कर रख लें, जिससे आप डीआरडीओ की एग्ज़ाम प्रोसेस, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या रिजल्ट देखने, सारी प्रोसेस में आपको यह यूज़र आईडी और पासवर्ड बहुत काम आने वाली है, तो आप इसे संभाल कर रखें। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यह 100 रुपये है, और यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये है। और SC ST और भी डिफरेंट कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए, जैसे SC ST PWBD ESM कैंडिडेट्स और वीमेन के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। आप यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू। आप जानते ही होंगे जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने सिटी को खोज लीजिए, आपका जो भी यहाँ पर नज़दीकी शहर होगा, और ये शहर के कोड हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करते समय यह काम आने वाले हैं, तो आप यह भी नोट कर लें। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर हैदराबाद से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ये कोड 14 वहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस में। फिर बात करते हैं रिजेक्शन क्राइटेरिया की, किन कंडीशन में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट ही रखा है या पार्शियली फिल्ड है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फीस, अगर आपने फ़ीस नहीं दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशंस नॉट रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, आपने कहीं प्रिंट निकाल कर भर कर इन्हें लिफाफे में भेज दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना है। अगर आपने अच्छी फ़ोटो नहीं डाली, अच्छी क्वालिटी की, वह ब्लर है या फिर बढ़िया से नहीं आई है, आपका सिग्नेचर अच्छे से नहीं आया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी एज कंप्लीट नहीं है उस दिन या आप ओवर एज हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन सेम पोस्ट के लिए कर दिया है, जैसे आपने 2 बार एप्लीकेशन कर दिया, तो आपका जो भी लेटेस्ट कंप्लीट एप्लीकेशन रहेगा वही मान्य होगा, बाकी सारे फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की, तो एग्ज़ाम डेट तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड जो है वह एग्ज़ाम के 2 सप्ताह पहले आपको मिल जाएगी। आपको इनकी वेबसाइट पर मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। और यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है किसी को भी पोस्ट से नहीं भेजी जाएगी, आपको डाउनलोड करना होगा। और आप प्रीफरेबली आप इसे कलर प्रिंट लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कलर लें, लेकिन प्रीफर कलर को ही दिया गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सेप्टम रिजर्व्स द राइट टू डाइवर्ट। सेप्टम जब भी चाहे आपका फॉर्म कैंसिल कर सकता है किसी भी रीज़न से। और भी यहाँ पर कैंडिडेचर हैज़ बीन फाइनल एक्सेप्टेड बाय द सेप्टम, ठीक है। तो ये सब डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में दी गई है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर क्लियर दिया गया, इन्होंने लिख रखा है कि आप चाहें, अगर आप ITI प्लस डिप्लोमा हैं तो आप ITI और डिप्लोमा दोनों कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दोनों एग्ज़ाम अलग अलग पढ़ें। अगर दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पढ़ जाते हैं तो इसके लिए ये जिम्मेवार नहीं होंगे, ये जिम्मेवारी आपकी होगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे बात करें STA B कैटेगरी जो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो इसमें सबसे पहले
टीयर 1 होगी स्क्रीनिंग, जो एक तरह से प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं। उसके बाद टीयर 2 होगी जो फाइनल सिलेक्शन होगी। टीयर 1 जो होगी वह सिर्फ क्वालिफिकेशन नेचर की होगी, और टीयर 2 का मार्क्स लिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप टॉप में आते हैं, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। और सारे एग्ज़ाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है टीयर एग्ज़ाम इज़ फॉर 1 फॉर स्क्रीनिंग एंड 2 फॉर फाइनल सिलेक्शन। लेकिन ITI वालों के लिए डिफरेंट है। ITI वालों के लिए जो टीयर 1 की एग्ज़ाम है यही इम्पॉर्टेंट है, और उनके सिलेक्शन इसी के मार्क्स पर होंगे। टीयर 2 के जो एग्ज़ाम है वह बस ट्रेड टेस्ट हैं। जैसे आपका जो भी ट्रेड है, आप फिटर हैं या आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप जिस भी ट्रेड से हैं, तो आपके ट्रेड का जो टेस्ट होगा वो टीयर 2 होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट के लिए 1 से 2 घंटे के बीच का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो पहले बात करते हैं STA B कैटेगरी के लिए, जो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो यहाँ पर टीयर 1 में आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर 120 मार्क्स के, और 90 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद फिर जो सेकेंड टेस्ट होगा, जो जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, वह आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और यहाँ भी आपको 90 मिनट मिलेंगे। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, टीयर 1 के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना ही है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं। और SC ST के लिए ये 35% है। और टीयर 2 के लिए इसमें 1:8 के रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 800 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं टेक्नीशियन 2 पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जो पहला एग्ज़ाम होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन A में क्वांट होंगे प्लस जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश होंगे, और साथ में जो 80 नंबर का जो होगा वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो मतलब 40 नंबर के जनरल क्वेश्चन होंगे और आपके ट्रेड से 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसे जो इलेक्ट्रीशियन होंगे उनसे इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो फिटर होंगे उनसे फिटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन के लिए 90, और आपका सिलेक्शन इसी नंबर के आधार पर होना है। ये बस जो ट्रेड टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। यहाँ पर भी इसमें 1:8 लोगों को लिया जाएगा टीयर 2 के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए सॉरी। तो यहाँ पर जैसे 100 लोग हैं तो 100 पोस्ट है तो 800 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन इसी मार्क्स के आधार पर होगा। आप इसे रोक कर डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यह आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन एक कैंडिडेट को दी गई है। जनरली हम लोग इसे पढ़ते नहीं और इस चक्कर में बहुत कुछ हमसे छूट जाता है। तो यहाँ हम हर एक डिटेल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इनका एक सेक्शन है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का, इनके वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे रखे हैं। वैसे इस चैनल पर भी आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरी है आपको एप्लीकेशन नंबर फ्यूचर यूज के लिए संभाल कर रखनी है। आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेंगे और उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे, लेकिन आपको इन्हें सेप्टेम को या DRDO ऑफिस को भेजने की ज़रूरत नहीं है इसका प्रिंट लेकर, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो DRDO के वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी 2 सप्ताह पहले एग्ज़ाम के। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं SC ST OBC EWS ESM कैटेगरी के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पर उसका जो भी है आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप रूल उनके जो भी इसको पाने के लिए जो भी, जैसे आप सर्टिफिकेट आपके पास EWS के, तो आप EWS की पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, और आपको रूल्स के अनुसार वो सर्टिफिकेट समय पर प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपको पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे,
साथ ही आपको द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एडमिट कार्ड। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक कलर फोटोग्राफ, साथ में एडमिट कार्ड और फ़ोटो आईडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अगर आधार कार्ड नंबर दिया तो आप आधार कार्ड ले जाएं, अगर आपने पैन कार्ड नंबर डाला तो आप पैन कार्ड ले जाएं। तो ये चीज़ लेकर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ज़रूर जाना है। फिर से सुन लें, कलर फोटोग्राफ रिसेंट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड और साथ में फ़ोटो आईडी जो आपने मेंशन की है। देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ री एवेल्युएशन और री चेकिंग ऑफ आंसर। यहाँ पर री चेकिंग की कोई भी संभावना नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू मॉक टेस्ट। इनके वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी, जिससे आपको पता चले कि CBT टेस्ट कैसा होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं इनके वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एग्ज़ाम देने अब जाएंगे तो आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और साथ ही मेटल डिटेक्टर भी रहेंगे वहाँ पर चेकिंग के लिए। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर और भी जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है ये सब आपको लेके नहीं जाना है। ज्वेलरी, रिंग, चेन, लॉकेट, किसी भी तरह के आइटम एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ नहीं है। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइम पर लेते रहें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग, किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह का चीज़ आप एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं लेकर जाएं, इसके लिए ये जिम्मेवार नहीं होंगे अगर वे खोते हैं तो। और यहाँ पर हाईलाइट करके एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपके सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट में सेम होने चाहिए और रनिंग हैंड राइटिंग होने चाहिए। ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर या डिसजॉइंटेड लेटर में आपको नहीं लिखने हैं, आपका सिग्नेचर सेम होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट्स में नोट दैट पार्टिकुलर मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ए फाइनल एंड नो चेंज, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड एंटरटेन्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर फिर आपको फेक फैब्रिकेटेड फ़ोटो ये सब कुछ भी नहीं देना है वहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट शुड इंश्योर दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। ये आपको कंफर्म हो जाना है कि आप इसके लिए पात्र हैं तभी आवेदन करें। और कैंडिडेचर आपका किसी भी स्टेज में कैंसिल किया जा सकता है या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान या आफ्टर ज्वाइनिंग भी आपको निकाला जा सकता है अगर आप किसी भी तरह से गलत तरीका अपनाकर एग्ज़ाम पास करते हुए पाए गए तो। साथ ही आपको किसी भी तरह के ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेंगे। तो आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखेंगे और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इसे रोक कर या पॉज करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यह सब मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर से ही ली है। और किसी भी तरह की डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपको ज़रूर मदद करेगी आपके भविष्य को संवारने में। तो इसी तरह के हम और भी वीडियो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लाते रहेंगे आपके समक्ष। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।